Hello students, welcome to this new session. So in this session we are going to discuss the important current affairs for the month of August, right? And before we move forward with the session, I would ask you to subscribe the channel for all MBA related updates and also press bell icon to receive notifications of important videos like these, right? You can also download the StudyBuzz app for free CAT MBA mocks and videos from either App Store or Google Play, right? And you can also connect with us on the Instagram and Facebook as well. एंड अगर साथ ही साथ आप एक सीरियस MBA एस्पिरेंट हो, सीरियस कैट एस्पिरेंट हो, राइट, तो आप हमारा जो स्टडी बस पेन ड्राइव है कोर्स वो आप कंसिडर कर सकते हैं. वहां पे आपको मिल जाते हैं भाई कंप्लीट ई बुक्स मिल जाते हैं. उसको एक्सेस करने के लिए आपको कोई भी इंटरनेट रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट. सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं. आप जो भी वीडियोस वगैरह आप देखना चाहते हो उनको अनलिमिटेड टाइम्स प्ले कर सकते हो, राइट. देयर इज ऑल्सो अ 24/7 डाउट फोरम पोर्टल, राइट. एंड you can visit the www.studybuzz.co.in for more details. एंड जो पोर्टल है हमारा उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. दैट देयर आर फुल लेंथ कैट मॉक्स, राइट. देयर आर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, राइट. देयर आर ऑल्सो सेक्शनल मॉक्स ऑफ LRDI वर्बल क्वांट्स, राइट. साथ ही साथ कैट के अलावा अगर आपको और भी सारे एग्जाम्स टारगेट करने हैं, देन वी हैव स्नैप के मॉक्स, जैट के मॉक्स, IIFT, NMAT एंड ऑल द इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस दैट यू कैन टारगेट, राइट. सो you can get in touch with us on the given helpline number for more details. So on that note, let's start the session. So सबसे पहला हमारा जो important news है वो ये है that 6 billion transactions of the UPI, that is Unified Payments Interface, has been recorded by the NPCI in July 2022. Right? NPCI क्या है भाई? NPCI is National Payments Corporation of India. Right? इन्हीं की ये टेक्नोलॉजी है UPI. ठीक है. सो इट इज द हाइएस्ट एवर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2016. अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द UPI हैज रिपोर्टेड 6.28 बिलियन ट्रांजैक्शंस अमाउंटिंग टू रुपीज 10.62 ट्रिलियन. Month on month, the volume of transactions was up 7.16% and value increased 4.76%. Right? So 6 billion transactions जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं and UPI के, right, which is a very very big number. And look at this amount, 10.62 trillion rupees का जो amount है वो UPI के थ्रू ट्रांजैक्ट किया जा चुका है ना. नेक्स्ट, Competition Commission of India CCI has approved the merger proposal of HDFC Bank with HDFC Limited. The proposed combination envisages the merger of HDFC Investments and HDFC Holdings with HDFC Limited in the first step, and subsequently the merger of HDFC Limited into HDFC Bank. Right? So benefits of merger are the increased scale of business, new product lines, a strong balance sheet, reduction in unsecured loans, right? And HDFC Limited के जो चेयरमैन है वो हैं दीपक पारेख. ठीक है. तो जैसा कि हमने प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स में हमने देखा था कि जो एक मर्जर को प्रपोज किया गया था बिटवीन द पेरेंट कंपनी HDFC एंड द HDFC बैंक, राइट. तो इनका जो मर्जर है उसको अप्रूवल मिल गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, राइट. तो जब कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी एक्विजिशन की बात हो रही होती है, मर्जर की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा CCI से, है ना. तो CCI ने अपना अप्रूवल दे दिया है, राइट. तो फाइनली ये मर्ज किए जाएंगे. एंड भाई इन मर्जर के बेनिफिट्स क्या क्या है कि भाई स्केल ऑफ बिजनेस जो है आपका वो बड़ा हो रहा है, राइट. द HDFC बैंक इज इन बैंकिंग, राइट. आप यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस में हो, राइट. सो दोनों के जो मार्केट है वो अब बढ़ जाएगा, राइट. सो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द स्केल ऑफ बिजनेस, राइट. इट विल ऑल्सो ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट लाइन्स. इससे जो बैलेंस शीट होगी मर्ज्ड एंटिटी की वो और स्ट्रांग बनेगी, राइट. एंड जो NPAs हैं कहीं ना कहीं वो कम होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, राकेश झुंझुनवाला, who has recently passed away, was a stock market investor. He has started his journey in stock markets while still in college with a capital of just 5,000 rupees. India's newest budget carrier, Akasha Air, was one of the business ventures of Rakesh Jhunjhunwala. The airline began commercial operations this month with a maiden flight from Mumbai to Ahmedabad. Right? तो जिनको इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता था, राइट, राकेश झुंझुनवाला
ये एक लेजेंडरी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे, प्रोबेबली इंडियाज बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, राइट। इन्होंने जो अपनी जर्नी है दैट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट वो शुरू की थी एज अ कॉलेज स्टूडेंट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जस्ट 5,000 रुपीज, राइट, एंड ही स्टार्टेड कन्वर्टिंग इट इनटू मल्टी-मिलियन डॉलर, राइट। सो एंड इन्होंने अपना नया बिजनेस वेंचर भी लॉन्च किया था रिसेंटली, जस्ट लास्ट मंथ, आकाशा एयर, राइट। सो आकाशा एयर ने अपनी सबसे पहली जो फ्लाइट है वो भी की थी फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज्ड तिरंगा उत्सव to celebrate the 146th birth anniversary of Pingali Venkaiah in New Delhi. The event includes the release of a commemorative postal stamp in honor of Pingali Venkaiah for his invaluable contribution to the country. Pingali Venkaiah was born on 2nd August 1876 in Andhra Pradesh. He was the designer of India's national flag. Right? So, very important name, Pingali Venkaiah. ये कौन है? ये है जो हमारा जो फ्लैग है आज का, उसके डिजाइनर हैं पिंगाली वेंकैया, राइट। तो इनका जो बर्थडे है वो आता है 2 अगस्त 1876 को, राइट। तो उसी के लिए मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने तिरंगा उत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया था इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द 146th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली वेंकैया, राइट। इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 12th August to create awareness about the issues faced by youth, right? What is the theme? Intergenerational solidarity, creating a world for all ages. In 1999, the General Assembly has passed a resolution and declared 12th August as International Youth Day. This decision was made after the recommendations made by the World Conference of Ministers responsible for youth, right? Lisbon Conference की बात यहाँ पे की जा रही है, right? So we are talking about International Youth Day and the day is 12th August. And किस लिए मनाया जाता है? To create awareness about issues faced by youth. है ना, इस बार का थीम क्या है कि एक इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी हो जिसमें एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जो सारे ही एजेस के लिए इक्वली एक्सेसिबल है, राइट। सो हम कई बार देखते हैं कि वर्ल्ड हमारे आसपास जो सोसाइटी है इट इज टर्निंग वेरी एंटी you could say old people, right? So the kind of technology that is coming up, the kind of public transport, the kind of all the other public facilities that we have, वो कहीं ना कहीं inaccessible है for the old people or for the children, right? तो उसको ध्यान में रखते हुए 2022 का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, राइट। तो इसका जो रेजोल्यूशन है इंटरनेशनल यूथ डे का वो 1999 में पास किया गया था, राइट। एंड उसी रेजोल्यूशन में ये डिक्लेयर हुआ था कि 12th अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, राइट। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th August एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। थीम पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। दिस डे was originated after the invention of the daguerreotype, right? So daguerreotype is a photographic process that was developed in 1837 by Frenchmen Louis Daguerre and Joseph Nicephore. On 19th August 1839, the French government has announced about the invention of the daguerreotype, right? So वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है 19th अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, राइट, फॉर द ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। थीम क्या है? पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं जो डेगुएरोटाइप मेथड था, जो डेगुएरोटाइप वे ऑफ फोटोग्राफी थी, वो ओरिजिनेट हुआ था 19 अगस्त के दिन, राइट। बेसिकली 19 अगस्त को फ्रेंच गवर्नमेंट को बताया गया था कि भाई ऐसा कोई एक मेथड हमने बनाया है जिससे कोई भी जो मोमेंट है उसको कैप्चर किया जा सकता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए या बाद में देखने के लिए, बाद में रिविजिट करने के लिए, राइट। एंड द पर्सन और द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज 1837 में इसको डेवलप किया गया था बाय फ्रेंच मैन लुई डॉगेर एंड जोसेफ नाइसफोर, राइट। इंडिया observes Akshay Urja Divas or Renewable Energy Day on 28th August every year, right? So this day aims to spread awareness about the development and adoption of renewable energy in India. Akshay Urja Divas
was first established in 2004 to support renewable energy development programs in India and promote the usage of natural resources. Right? So we are talking about Renewable Energy Day और अक्षय ऊर्जा दिवस, है ना, 20th August. ठीक है. अब इस डे का जो एम है दैट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया. राइट. सो अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यही होता है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है या जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, लाइक पेट्रोलियम, आप उन पे डिपेंडेंट नहीं रह रहे हो. राइट. बिकॉज कहीं ना कहीं वो पोल्यूट भी ज्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो क्वांटिटी है वो भी लिमिटेड है ना. एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. राइट. आप इनोवेट कर रहे हो चीज़ों को. राइट. आप कुछ ऐसे तरीके ढूंढ रहे हो एनर्जी बनाने के जो कि कम पोल्यूटिंग हो और जिनको आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो, अपने हिसाब से उनका इजाद कर सकते हो. राइट. सो सबसे पहले ये 2004 में एस्टैब्लिश किया गया था. राइट. टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया एंड प्रमोट द यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. India celebrates Sadbhavana Divas in memory of Rajiv Gandhi, who was the former Prime Minister. Right? So, Sadbhavana Divas 2022 commemorates the 78th birth anniversary of Rajiv Gandhi on 20th August 2022. Sadbhavana Divas was instituted after the death of Rajiv Gandhi in 1992 by Congress. Right? So, हमारे former Prime Minister हैं राजीव गांधी और इनका जो बर्थडे है इट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज सद्भावना दिवस. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29th August to raise awareness about the devastating effects of testing nuclear weapons. This year marks the 13th anniversary of the event. Aim to create public awareness regarding the effects of nuclear weapons tests and detonations, and further highlights the requirement for cessation of such nuclear tests. Nuclear technology was developed under J. Robert Oppenheimer of the Manhattan Project. Right? So 29th August is the date and day is International Day Against Nuclear Tests. ठीक है. तो न्यूक्लियर टेस्ट ना हो इसके लिए जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके लिए जो इंटरनेशनल डे डिसाइड किया गया है वो किया गया है 29th August. राइट. ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स के डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स हैं उसके बारे में अवेयर किया जा सके कंट्रीज को एंड ऑल्सो देयर पब्लिक, है ना. तो ये 13th एनिवर्सरी होने वाला है ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट. राइट. एंड जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को क्रेडिट दिया जाता है. राइट. ही वॉज द फिजिसिस्ट, ही वॉज अ साइंटिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. Right, so this was during the Second World War. The National Sports Day is celebrated on 29th August in India to pay tribute to hockey legend Major Dhyan Chand, who was born on this date in 1905. It was 2012 when the day was first designated and celebrated as India's National Sports Day. The President gives away sports awards such as the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dronacharya Award and ध्यानचंद अवार्ड्स ऑन दिस ओकेशन, है ना. सो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो 29th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद. राइट. वो इसी दिन 29th अगस्त के दिन 1905 में उनका जन्म हुआ था, है ना. एंड 2012 से लेके इसको नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी 29th अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे डेजिग्नेशन दिया गया था. राइट. एंड ऑल्सो 2012 में ही इंडिया का सबसे पहला नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया था. एंड ऑन दिस ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स मेजर स्पोर्टिंग अवार्ड्स. राइट. सो सबसे बड़ा स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है कंट्री का? दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि लास्ट ईयर के पहले तक क्या होता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. राइट. बट लास्ट ईयर इट वॉज रीनेम टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. इसके साथ साथ देर इज Arjuna Award, there is Dronacharya Award, right? And several other awards, national awards on this occasion is given by the President of India. Jagdeep Dhankar has been elected as the 14th Vice President of India after defeating joint opposition candidate Margaret Alva. Right? So, he will succeed M. Venkaiah Naidu, whose tenure ends on 10th August.
he secured 528 votes out of the 710 valid votes in the vice presidential election. Right? So last month we had seen news that he had resigned, Jagdeep Dhankar, right? He had resigned as the governor of West Bengal to contest in the vice presidential elections, right? And finally he has won the elections and he has become the 14th vice president of India, right? तो इनके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे एम वेंकैया नायडू, उनका टेन्योर एंड हो चुका है, एंड द नेक्स्ट और द कमिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज श्री जगदीप धनखड़. Sanjay Arora has taken charge as Police Commissioner of Delhi. He is due for retirement in 2025. He succeeded Rakesh Asthana, Gujarat cadre IPS officer, who retired after nearly 38 years in service. He was appointed the Director General of the paramilitary Indo-Tibetan Border of Police. Right? So Delhi के जो नए पुलिस कमिश्नर हैं वो हैं संजय अरोड़ा. Vishwanathan Anand has been elected as the Vice President of FIDE. So while the present President Arkady Dvorkovich, Russian, has been re-elected for a second term, Anand was nominated by incumbent President Arkady Vladimirovich Dvorkovich as part of his team. Dvorkovich, a Muscovite, has received 167 votes in his favor, while his opponent Andriy Borispovich got 16. Right? So FIDE is basically the, right, what ICC is to cricket, FIDE is to chess. Right? तो जो सेंट्रल गवर्निंग बॉडी होती है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी जो होती है चेस के लिए, वो है FIDE, है ना. तो इसके वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं इंडियाज चेस लेजेंड विश्वनाथन आनंद. राइट? सो प्रेसिडेंट बने हैं आर्किडी ड्वॉरकोविच. राइट? सो ये इनका सेकेंड टर्म है. राइट? And Vishwanathan Anand has been elected as the co-president or vice president of the same. Justice Uday Umesh Lalit has been appointed as the 49th Chief Justice of India for 3 months. He will replace CJI Justice N.V. Ramanna, who will retire on 26th August 2022. He was appointed as Judge of the Supreme Court in August 2014. He will be the second CJI to be directly elevated to Supreme Court from the bar after Justice S.M. Sikri, 13th CJI. है ना? So the next Chief Justice of India is Justice U.U. Lalit और उदय उमेश ललित. राइट? एंड इसके साथ जब ये अपॉइंट किए जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये सिर्फ दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो कि डायरेक्टली बार के थ्रू एलिवेट होके आए. राइट? यूजुअली आप क्या अब देखते हो भाई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, दे हैव अ जर्नी ऑफ जुडिशियरी, है ना. सो दे राइज अप द रैंक्स ऑफ हायर जुडिशियरी, है ना. हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, देन सुप्रीम कोर्ट के जज, एंड देन जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं. राइट? बट जो उदय उमेश ललित साहब हैं, इनको डायरेक्टली बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था. राइट? सो ही हैज नेवर बीन अ जज इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट. राइट? सो ही वाज एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बार. एंड इनके पहले जो एक सीजीआई बने हैं वो हैं जस्टिस एस एम सीकरी. राइट? सो जस्टिस एस एम सीकरी जो है वो भी, he was also elevated to Supreme Court directly from the bar. Next, Gopal Vittal has been reappointed as the Managing Director of Bharti Airtel for a period of 5 years, February 1, 2023 to January 31, 2028. He was reappointed as the Managing Director and CEO with effect from 1st February 2018 for a period of 5 years. Fixed pay of Vittal stood at rupees 9.1 crore in 2021-2022 in addition to a variable pay component. Right? तो भारती एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी रिअपॉइंट किए गए हैं गोपाल विट्टल. राइट? तो इनका जो टर्म है अब वो 2028 तक, 31 जनवरी 2028 तक इनका जो टर्म है वो इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया जा चुका है. KV Subramanian has been appointed as the Executive Director for India at the International Monetary Fund, IMF. His term will begin from 2022 November and will continue for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.
he will replace the eminent economist Surjit S. Bhalla as ED India, right? Executive Director India. So IMF, whose tenure will end on 31st October 2022. है ना? So KV Subramanian, right? He was in the Chief Economic Advisory Committee to the Government of India in the Finance Ministry, right? So इनको अपॉइंट किया गया है. उसके बाद इनका जो इन्होंने रिजाइन कर दिया, saying that he wants to go back to academia, right? So he is also a professor at the ISB, right? Indian School of Business. And अब इनको अपॉइंट किया गया है as the Executive Director for India at the International Monetary Fund. ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये एमिनेंट इकोनॉमिस्ट सुरजीत एस भल्ला को रिप्लेस कर रहे हैं. To meet the workforce requirements, Air India has raised the retirement age of pilots to 65. Earlier, the age of retirement of Air India pilots was 58, but now post-retirement age on a contractual basis for 5 years extendable to 65 years. DGCA has also allowed pilots to fly till the age of 65 years. Right? So recently we have also seen कि भाई जो एयरलाइन इंडस्ट्री है इसमें वर्कफोर्स की बहुत कमी हो रही है. राइट? खासकर जो पायलट्स हैं, जो सीनियर पोजीशंस हैं, राइट, जैसे कि पायलट्स एटसेट्रा, इनके लिए जो वर्कफोर्स अवेलेबल है इंडिया में वो बहुत कम पड़ रहा है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया ने क्या किया है, जो पायलट्स का रिटायरमेंट एज होता है उसको 65 कर दिया. राइट? इसके पहले क्या था, एयर इंडिया के लिए जो रिटायरमेंट एज था वो 58 था. नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 65, है ना. एंड जो डीजीसीए है, राइट, जो गवर्निंग अथॉरिटी है, इन्होंने भी अलाउ कर दिया है पायलट्स को टू फ्लाई टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स. इंडिया हैज एडेड 11 मोर साइट्स टू रामसार लिस्ट. नाउ द टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन द कंट्री आर 75. राइट? सो व्हाट इज अ रामसार साइट? A Ramsar site is a wetland site designated to be of international importance under the Ramsar Convention, also known as the Convention on Wetlands, an intergovernmental environmental treaty established in 1971 by UNESCO, which came into force in 1975. It provides for national action and international cooperation regarding the conservation of wetlands and wise sustainable use of their resources. राइट? तो इंडिया की जो टोटल रामसार साइट्स हैं वो बढ़ के कितनी हो चुकी हैं? 75, है ना भाई. रामसार कन्वेंशन, रामसार साइट से क्या होते हैं? तो बेसिकली 1971 में एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी साइन की गई थी, जो कि कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? रामसार. रामसार एक जगह है कहाँ पे? ईरान में. राइट? मॉडर्न डे ईरान. ईरान में एक जगह है रामसार, और रामसार में ये कन्वेंशन साइन हुआ था. इसीलिए हम इनको रामसार साइट्स या द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स या रामसार कन्वेंशन कहते हैं. राइट? तो बेसिकली एक रामसार साइट क्या होता है? ये एक वेटलैंड साइट होता है जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेटेड किया जाता है ना. सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड वाइज सस्टेनेबल यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज. सो इंडिया में अब जो टोटल रामसार साइट्स हैं, जो टोटल वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, वो कितने हो चुके हैं? 75. Right? Just a few months ago, it was in 50s. So, Home Minister Amit Shah has launched the onboarding of cooperatives on Government e-Marketplace portal. Now, all eligible cooperatives will be able to place orders on the Government e-Marketplace portal. Total 589 cooperatives have been shortlisted as eligible for onboarding. National Cooperative Union of India has prepared data of cooperatives with turnover and deposits of 100 crore rupees. Right? GEM, that is Government e-Marketplace, has been set up as the national procurement portal to provide an end-to-end online marketplace. Right? तो जो cooperatives हैं, जो cooperative societies हैं, वो भी अब उनको onboard किया जाएगा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पे. राइट? एंड जो एलिजिबल कॉपरेटिव्स है वो अपना ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन द GEM पोर्टल. राइट? तो सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 589 कॉपरेटिव्स. राइट? एंड नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर्ड डेटा ऑफ कॉपरेटिव्स विद टर्नओवर एंड डिपॉजिट्स ऑफ 100 करोड़ रुपीस. है ना भाई? GEM है क्या? GEM बेसिकली एक नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो कि एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेगा. राइट? तो गवर्नमेंट की तरफ से ये
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल बनाया गया है, राइट, जहां पे जो सेलर्स हैं यानी कि जो फार्मर्स वगैरह हैं वो अपने आइटम्स को लिस्ट कर सकते हैं और सेलर वगैरह भी इस पोर्टल में आके जो बायर्स हैं वो देख सकते हैं कि भाई हमको क्या क्या चीजें चाहिए, राइट. सो दिस इज योर GEM portal, right. The world's highest railway bridge's golden joint has been inaugurated in Riyasi district of Jammu and Kashmir. The joint of bridge is connecting two ends of the deck of the world's highest railway bridge. Chenab Bridge is located in Chenab River, will be 35 meters higher than the Eiffel Tower after completion of project. Aim, it will provide direct connectivity to the Kashmir Valley, right. So this is going to be world's highest railway bridge, right, जो कि जिसका हाइट जो है आईफिल टावर से 35 मीटर्स ज्यादा है ना. तो गोल्डन जॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट. दिस इज द ब्रिज वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज रिवर चेनाब, है ना. तो ये चेनाब ब्रिज है, इसके गोल्डन जॉइंट की यहाँ पे बात की गई है. Ministry of Civil Aviation's flagship program, Regional Connectivity Scheme, Udan is Ude Desh Ka Aam Nagrik, has completed 5 years of success. What is aim of Udan? An enhanced aviation infrastructure and air connectivity in Tier 2 and Tier 3 cities. In 2014, there were 74 operational airports, but after the launch of the Udan scheme, this number has been increased to 141 by now. Under the scheme, more than 1 crore passengers have been benefited till 4th August 2022. Right? तो जो उड़ान स्कीम था, right, it was a regional connectivity scheme, है ना. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था, right. उसको 5 साल हो चुके हैं. सो उड़ान जो स्कीम था उसको लॉन्च किया गया था ताकि जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है, राइट. टीयर 1 सिटीज में तो कहीं ना कहीं ठीक है, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेटर है, बट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा सके, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जा सके, उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, राइट. तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो कि भाई 2014 में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, लेकिन उड़ान स्कीम के बाद ये जो नंबर है वो डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 141 हो चुका है, right. And इस स्कीम के अंडर more than 1 crore passengers have been benefited till this year. Ratan Tata has invested in Goodfellows, a senior companionship startup that provides companionship services to senior citizens. The startup is designed to pair senior citizen with young graduates to form meaningful friendships. The company offers a freemium subscription model in which the first month is free only to understand the concept without actually going through it. The second month onward, the user has to pay a small subscription fee, right. So Goodfellows is a latest startup that Ratan Tata has invested in, right. Basically ये senior companionship startup है ना. So as we see that after a certain age of time, right, जब जो हमारे जो एल्डरली हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं, राइट. सो कहीं ना कहीं जो उनके बच्चे होते हैं उनको अपने काम पे जाना होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो जिंदगी है उसमें एक लोनलीनेस आ जाता है, राइट. सो टू बीट दैट लोनलीनेस, राइट, दिस इज अ प्लेस गुडफेलोज जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल, नॉट इवन लाइक माइंडेड, सेम एज ग्रुप के पीपल विल बी पेयर्ड विथ जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, है ना, ताकि मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स फॉर्म की जा सके, राइट. अब इसका जो मॉडल होगा वो ऐसा होगा कि भाई फर्स्ट मंथ जो है वो फ्री होगा ताकि जो एल्डरली हैं दे कैन एनरोल एंड दे कैन एक्सपीरियंस कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन हियर, एंड फिर सेकेंड मंथ से दे हैव टू पे अ स्मॉल सब्सक्रिप्शन फी, राइट. Reliance Industries RIL chairman Mukesh Ambani has announced to invest a whopping rupees 2 lakh crore to build its pan-India true 5G network. The Reliance Jio Infocomm has prepared an ambitious and fastest ever 5G rollout plan for the country. Jio plans to roll out Jio 5G by this Diwali 2022 in metropolises of Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. He also announced that Reliance will launch the Nita Mukesh Ambani Junior School, है ना.
तो जो 5G नेटवर्क जो है, राइट, विच इज ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है या मुकेश जो है वो इन्वेस्ट करेंगे 2 लाख करोड़, ताकि जो पूरा 5G पैन इंडिया ट्रू 5G नेटवर्क को बिल्ड किया जा सके, राइट। एंड साथ ही साथ इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि ये नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल नाम का एक स्कूल भी लॉन्च करने वाले हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अटेंडेड द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग एट Tashkent in Uzbekistan. He also holds the bilateral meetings with his counterparts, Lieutenant General Bakhodir Kurbanov of Uzbekistan, right, Colonel General Zakilov of Ruslan of Kazakhstan, then Lieutenant General Viktor Krenin of Belarus, right. Aim is the entire spectrum of defense cooperation with the three countries was reviewed to expand mutually beneficial collaboration, right. तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो उज्बेकिस्तान के कैपिटल टाशकेंट में की गई, SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आफ्टर कार्विंग आउट न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स, 30 will be the new number of districts in West Bengal. Earlier there were 23 districts in Bengal. After this, West Bengal will have 30 districts. 7 new districts: Sundarban, Ichmati, Ranaghat, Bishnupur, Jangipur and Behrampur. One more district will be named after the Basirhat region. What is the aim? Smaller units would make governance easier and benefit the people by bringing the administration closer to them. Right? तो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया गया है। पहले क्या थे, 23 डिस्ट्रिक्ट्स थे in the state. Now this number has been increased, तो basically 7 districts add किए गए हैं, add यानी कि existing district में ही carve out किए गए हैं। So now total number of districts stands to 30, right? And aim ये है कि भाई अगर जो districts हैं वो छोटे होंगे तो governance जो है वो आसान होगा और जो लोगों की benefit होगी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, right? So smaller units would make governance easier and benefit the people by bringing the administration closer to them, right? Singapore country has declared its 200-year-old iconic green open space, Padang, as its 75th national monument as the country celebrates its 57th National Day, 9th August. From this site, Netaji Subhash Chandra Bose had given his Delhi Chalo slogan in 1943. From now, the Padang has been preserved and accorded the highest level of protection in Singapore under the Preservation of Monuments Act. तो 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो दिल्ली चलो का स्लोगन दिया था वो यहीं से दिया था, राइट, पेडांग, एंड इसको प्रिजर्व किया गया है, इसको हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन भी अकॉर्ड किया गया है अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्ट, राइट. सो 75th नेशनल मॉन्यूमेंट. Senior Congress leader Shashi Tharoor will be conferred with France's highest civilian award, Chevalier de la Légion d'Honneur, for his writings and speeches. In 2010, he had received a similar honor from the Spanish government when the King of Spain had bestowed upon him the highest honor, right? So, he is a 2-term Lok Sabha member of parliament from Thiruvananthapuram constituency. So senior Congress leader Shashi Tharoor and France का highest civilian award इनको दिया जा रहा है, right? He also has a similar honor from the Spanish government as well. The Niti Aayog has declared Haridwar in Uttarakhand as the best aspirational district on 5 parameters and has become entitled to receive additional allocation of 3 crore rupees. The Haridwar district has been allocated to Union Commerce and Industries Minister Piyush Goyal. The allocated money will be used to improve the health sector, including the hospitals in Roorkee and District Hospital Haridwar. Niti Aayog Vice Chairperson Suman Beri, CEO Parmeshwaram Iyer. ठीक है, तो नीति आयोग ने हरिद्वार का जो डिस्ट्रिक्ट है इसको उत्तराखंड का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे इसको डिक्लेयर किया हुआ है, राइट. एंड
इस डेजिग्नेशन के बाद ऑफ द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनको एडिशनल एलोकेशन ऑफ 3 करोड़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. Right, so हरिद्वार is a holy place, right? It has also got an IIT, right? IIT रुड़की जो है वो भी हरिद्वार में है. So हरिद्वार district has been allocated to Union Commerce Industries Minister पीयूष गोयल, right? And ये जो allocated money है इसको किन किन सेक्टर में यूज किया जाएगा? It will be used to improve the health sector including the hospitals in रुड़की and district hospital of हरिद्वार. अब बात है यहाँ पे हो रही नीति आयोग की. तो नीति आयोग का के जो वाइस चेयरपर्सन है वो है सुमन बेरी, सीईओ है परमेश्वरन अय्यर, राइट. चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल हैज बीन अवॉर्डेड द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज. इन 2015 Merkel has opened German borders for refugees from Syria, Iraq, Afghanistan, right, who were streaming into Europe. This honor is officially known as this, right? So जो फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं एंजेला मेर्केल, इनको दिया जाएगा द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज. Volodymyr Zelensky will be conferred with the 2022 Liberty Medal, right? He is the president of Ukraine. The National Constitution Center has announced that Zelensky will be honored in a ceremony in October 2022 for his heroic defense of liberty in the face of Russian tyranny. The Liberty Medal was established in 1988 to mark the US Constitution's bicentennial, right? It is presented to individuals who strive to secure the blessings of liberty for people around the globe. So, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, इनको दिया जाएगा 2022 का लिबर्टी मेडल, है ना. तो जो लिबर्टी मेडल है ये 1988 में स्टैब्लिश किया गया था टू मार्क द यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस बाइसेंटेनियल. व्हाट इज बाइसेंटेनियल? 200 इयर्स, राइट. तो ये किसको दिया जाता है भाई? ये उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, right, who strive to secure the blessings of liberty for people around the globe, right? So he has acted swiftly in the defense of liberty in the face of Russian tyranny, and to honor that he's been conferred with the 2022 Liberty Medal. Uzbekistan's men's team has won the 44th edition of the Chess Olympiad that has been concluded in Chennai, Tamil Nadu. India B team men's comprising D. Gukesh, R. Pragnananda, Ronak Sadhwani and Adiban won the bronze medal after defeating Germany. India A team comprising Vaishali and Koneru Humphrey, Tanya Sachdeva and Bhakti Kulkari won the bronze medal. Armenia clinched the silver medal in men's section. Right? तो जो अभी चेन्नई में इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड हुआ था, राइट, इट इज अ वेरी बिग इवेंट, इट इज एन इंटरनेशनल लेवल इवेंट एंड पहली बार इंडिया में हो रहा था ये, राइट. तो उसको जीता है उज्बेकिस्तान की मेंस टीम ने, राइट. सो दे वॉन द 44th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड. एंड इंडिया की देयर वर सेवरल टीम्स फ्रॉम इंडिया दैट वर प्लेइंग. सो इंडिया का जो बी टीम था जिसमें देयर वाज डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, रौनक सदवानी एंड आदिबान, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता आफ्टर डिफीटिंग जर्मनी, राइट. एंड सिमिलरली इंडिया की जो ए टीम थी विमेन्स में, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, राइट. उनमें है वैशाली, कोडेरू हफ्फी, तानिया सचदेवा एंड भक्ति कुलकारी, राइट. V. Pranav has become the 75th Grandmaster of India by winning the Limpedia Open in Baimar, Romania. He had won his maiden GM norm at the Serbia Open in 2021 and the second in the Vizercapo GM round robin tourney in Budapest, Hungary in June 2022. He is the 27th Grandmaster from Tamil Nadu. Right, the list includes players like Vishwanathan Anand, D. Gukesh, R. Pragnananda among others. So, इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर, राइट, चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं वी प्रणव, राइट. सो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 GM नॉर्म्स चाहिए होते हैं एंड इनको अपना जो थर्ड ग्रैंड मास्टर नॉर्म है वो कहाँ पे मिला? लिम्पीडिया ओपन इन बायमार इन रोमेनिया, राइट. नेक्स्ट, Serena Williams has announced her retirement from professional tennis
and she's associated with America. The US Open 2022 would be her farewell tournament. She has been ranked singles world number 1 by the Women's Tennis Association for 319 weeks. She has won 23 Grand Slam titles, the second most of all time by any player in the Open history after an Australian player, Margaret Court, 24. She won her first Grand Slam, the US Open in 1999. Right? तो जो अमेरिका की प्लेयर है सेरेना विलियम्स, राइट, शी हैज बीन अ चैंपियन, राइट. इन्होंने अपना सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम था वो 1999 में जीता था, राइट, सम 23 years ago, एंड टोटल शी हैज won 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स. So she has announced her retirement. Sunil Chhetri has been named the AIFF Men's Footballer of the Year for the 7th time for the 2021-2022 season, while Manisha Kalyan named the AIFF Women's Footballer for the 2021-2022 season. Chhetri and Kalyan were nominated as the winners by their respective national team coaches Igor Stimac and Thomas Dennerby. He is the third highest goal scorer among active international players. Right? So सुनील छेत्री जो कि टीम इंडिया के कैप्टन हैं, इनको 7वीं बार AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. राइट. एंड विमेंस फुटबॉलर फॉर द ईयर 2021-2022 हैं मनीषा कल्याण. The first ever women's IPL will be held in March 2023. This will be held in a 1-month window and in all likelihood with 5 teams. The BCCI officials have also discussed that the March window has been found for the tournament after the Women's T20 World Cup in South Africa. Right? तो पहली बार Women's IPL भी होने वाला है. Right? IPL is the Indian Premier League. Right? So IPL अभी तक जो होता है वो Men's IPL होते थे, है ना. मार्च 2023 में सबसे पहला विमेंस आईपीएल होगा, ये अनाउंस कर दिया है बीसीसीआई ने, है ना. तो ये बेसिकली 5 टीम्स होंगी मोस्ट प्रोबेबली, एंड ये 1 month विंडो में ये जो स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है इसको खेला जाएगा. राइट. विराट कोहली हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द सेकेंड प्लेयर ओवरऑल इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री टू हैव प्लेड 100 मैचेस ईच इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम. Kohli has now 100 T20 internationals to his name, in addition to 102 tests and 262 ODIs since his international debut in August 2008. New Zealand batter Ross Taylor is the first player who played 112 tests, 236 ODIs and 102 T20 internationals between 2006 and 2022. Rohit has already played 132 matches in the shorter format. Right? तो जो विराट कोहली हैं ये सबसे पहले इंडियन और ओनली सेकेंड प्लेयर ओवरऑल इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री जिन्होंने 100 मैचेस खेल लिया है तीनों फॉर्मेट्स में. राइट. विच आर द 3 फॉर्मेट्स? दैट इज द टेस्ट, द वनडे इंटरनेशनल एंड द T20 इंटरनेशनल. राइट. सो ही हैज नाउ 100 T20Is in his name, 102 tests and 262 ODIs. So only second player, first player कौन है भाई? फर्स्ट प्लेयर है न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर. राइट. सो रॉस टेलर इज द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने 112 टेस्ट, 236 ODIs and 102 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं बिटवीन 2006 to 2022. राइट. देन BB My Story is an autobiography of Benjamin Netanyahu, the former Prime Minister of Israel. The English translation will be released by American publisher Simon & Schuster, while the Hebrew version will be released by Shibboleth Library. He is the longest serving leader in the history of Israel, right, from 1996 to 1999, then again from 2019 to 2021. He presently serves as the chairman of the National Liberal Movement, that is Likud Party. Right. So Benjamin Netanyahu, we have had very good relations with him, right, as a country. So इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है BB My Story. Right. He is the former Prime Minister of Israel. He is also the longest serving Prime Minister of Israel. Right. 1996 to 1999 and again from 2019 to 2021. Right. Next, a new book named India's Economy
from Nehru to Modi, A Brief History, written by Pulupre Balakrishnan. The book India's Economy from Nehru to Modi, A Brief History is written about the economic progression of India from the time of Pandit Jawaharlal Nehru to the current time of Prime Minister Narendra Modi. Independent, the 75-year odyssey of the Indian economy is coming to an end. Right? So, नए बुक का टाइटल क्या है? इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री. इसके राइटर हैं पुलप्रे बालाकृष्णन. राइट? तो बेसिकली जो इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या प्रोग्रेशन हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू टू द करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस पूरी इंडिया की जो इकोनॉमिक जर्नी आप कह सकते हो, इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी, उसके बारे में ये बुक है. राइट? नेक्स्ट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M. Venkaiah Naidu has released a book titled New India, a compilation of selected articles 2014 to 19 on the death anniversary of former Union Minister Arun Jaitley. Arun Jaitley has served as the Minister of Finance and Corporate Affairs of the Government of India from 2014 to 2019. He was awarded the Padma Vibhushan, second highest civilian award of India, posthumously in 2020 in the field of public affairs. Right? So, book का टाइटल है न्यू इंडिया, अ कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड आर्टिकल्स 2014 to 19, राइट, बाय अरुण जेटली. तो अरुण जेटली जो थे वो थे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2014 to 2019, राइट, एंड आफ्टर हिज डेथ पोस्टमसली इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है. पद्म विभूषण क्या है? इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. राइट? सो इंडिया के सिविलियन अवार्ड्स की हायरार्की क्या है भाई? सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? दैट इज द भारत रत्न. देन कम्स पद्म विभूषण, देन कम्स पद्म भूषण, एंड देन कम्स पद्मश्री. राइट? तो अरुण जेटली साहब को दिया गया है पद्म विभूषण पोस्टमसली इन 2020. राइट? इनकी डेथ हो गई थी 2019 में, अगस्त 2019 में. राइट? सो पोस्टमसली इन 2020 ही वाज गिवन द पद्म विभूषण in the field of public affairs. Right? So that brings us to the end of this session. Thank you.